चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो मैक्सिमम पोर्शन थे वो खत्म कर लिए। आपको पता है ना, हमने उसकी थ्योरी पढ़ ली, सब्जेक्ट मैटर पढ़ लिया है ना, जैसे इकोनॉमिक एफिशिएंसी, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग। हमने उसके फीचर्स पढ़ ली, हमने उसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ ली। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू दैट ऑल्सो, बिकॉज ये आपको एक इकोनॉमिक सिस्टम की वर्किंग समझाएगा। जो आज आप 1.5 साल से कोरोना में बहुत सारी न्यूज़ पढ़ते होंगे। सरकार ने एक बजट बनाया, कोरोना को लेके सरकार ने टैक्स की माफ़ी की, आरबीआई ने ईएमआई को आगे बढ़ाया, आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया, बराबर है ना। सरकार ने लोन वेव ऑफ किया, सरकार ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इन्फ्लेशन रेट, रिफ्लेशन रेट, रिसेशन आया, इंडिया भी डिप्रेशन में नहीं गया है, बहुत सारी मंदी नहीं आई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग अभी इस टॉपिक में कवर करेंगे। बेसिकली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक वाला पोर्शन है वो क्या बोलता है, क्या बोलता है ना। पेन थोड़ा चला नहीं रहा है मेरा, बड़ी दिक्कत है, तो समझने की कोशिश करते हैं इसको। माइक्रो इकोनॉमिक वाला मेरा पोर्शन बोलता है कि भैया इन इकोनॉमिक्स व्हेन वी स्टडी द होल इकोनॉमिक सिस्टम, नॉट द पार्ट ऑफ सिस्टम, इट मीन्स वी आर डूइंग माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। हम पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़ रहे हैं, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम, सिर्फ पार्ट को नहीं। इसमें हर चीज आ गई। जब हम पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ते हैं तो वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स, individual demand, individual supply, individual output, individual investment. But when we talk about macroeconomics, we talk about, हम बात करते हैं whole economic system. We talk about whole economic system, है ना, and its behavior. अब इतने बड़े इकोनॉमिक सिस्टम के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है तो वो अपने बस की बात नहीं है, एक्सपर्ट्स लगते हैं। एक वेरिएबल से काम नहीं चलेगा। जैसे इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2 वेरिएबल आपको आंसर दिलवा देते हैं, यहाँ आपको मल्टीपल वेरिएबल्स लगेंगे एक कॉमन अप्रोच में आने के लिए, कॉमन कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, इतना बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम है, यहाँ पर लाखों, करोड़ों, हजारों, मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स है, मिलियंस ऑफ प्रोड्यूसर है, मिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, मिलियंस ऑफ सेविंग्स है। अरे है कि नहीं है, मुझे भी बताओ, है ना। इतनी चीज़ें हैं यार, तो इतनी चीज़ें होंगी तो इतनी आसानी से तो होगा नहीं। टैक्स पॉलिसी बनेगी, बजट पॉलिसी बनेगी। अब जो पॉलिसीज बनेगी वो पॉलिसी एक के लिए नहीं बनेगी, सबके लिए बनेगी, तो ज़रूरी नहीं है सब सेटिस्फाइड हो। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा, नोटबंदी आएगी तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा, जीएसटी आएगा तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा, लॉकडाउन आएगा तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा, अनलॉक होगा तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। और जब इम्पैक्ट बड़ा होगा, देश पे होगा, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक कहलाएगा। पेट्रोल अगर गोंदिया में महंगा हो रहा है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट नहीं है, मगर जब वही पेट्रोल पूरे इंडिया में महंगा होने लगे, भले एक जैसे ना हो, मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है, उसका इम्पैक्ट पूरे देश में पड़ेगा। बराबर। एग्रीकल्चर इज गुड इन महाराष्ट्र, इट्स फाइन, इट्स ग्रेट, बट इट इज गुड इन इंडिया, इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट। The saving of Tosif sir is good for their investment, but when the saving of nation increase, the investment of nation increase, that is a macroeconomic part. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ आपको मैं? सो इन मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच से अगर देखें हम लोग, थोड़ा सा ध्यान लगाए तो आप लोग क्या समझेंगे इसको, कि अगर हम देखिए तो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स होंगे, जल्दी बोलो कितने वेरिएबल्स होंगे। मोर देन 2 वेरिएबल्स, और अदर वेरिएबल्स को भी यहाँ कंसिडर किया जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कांस्टेंट नहीं माना जाए। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है आपको ना। मोर देन 2 वेरिएबल्स, एंड मैं बेसिकली लिख सकता हूँ यहाँ पर एवरी वेरिएबल डिपेंड ऑन ईच अदर, डिपेंड ऑन अदर्स या ईच अदर। इसका उदाहरण देता हूँ मैं आपको, समझने की कोशिश करना। अगर देश में, ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे हम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, लॉकडाउन लगा,
या कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोरोना एक नेचुरल डिजास्टर के पार्ट है, तो सबसे पहला इम्पैक्ट क्या होगा? एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि आपके एम्प्लॉयमेंट पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटीज रुक जाएंगी, बराबर है। एम्प्लॉयमेंट पे फर्क पड़ा मतलब आपकी टोटल इनकम, टोटल पॉपुलेशन की इनकम पे फर्क पड़ेगा। टोटल इनकम पे फर्क पड़ेगा तो आपके टोटल कंजम्पशन पे फर्क पड़ेगा, आप कंज्यूम कम करेंगे या पैसा वहीं लगाएंगे जहां जरूरत है, लग्जरी गुड्स पे या कंफर्टेबल गुड्स पे पैसा नहीं लगाएंगे। अब आपकी कंजम्पशन ही नहीं है क्योंकि आप अपनी ज़रूरतों को ही नहीं पूरा कर पा रहे हो, तो आपकी टोटल सेविंग्स पे फर्क पड़ेगा। पैसा बचाओगे कहाँ से? आप ज़रूरतें तो पूरी हो जाए, और जब सेविंग्स ही नहीं होंगी तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ेगा, और ये सर्कल है। इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे तो फिर आउटपुट नहीं बनेंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यही तो हुआ था ना लास्ट ईयर, सब कुछ बंद था, दुकान, फैक्ट्री, कंपनी सब बंद थी। कुछ आईटी कंपनियों को छोड़ के, या फिर आप बोल सकते हैं कुछ फार्मेसी कंपनियां जो उफान पे थी, तहलका मचाए हुए, कुछ फूड प्रोडक्ट्स भी, फूड प्रोडक्ट्स भी। अब देखो यहाँ पर, आप गौर से देखो, एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन एवरीथिंग एल्स, है कि नहीं है? अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जल्दी देखो, हर वेरिएबल क्या है, एक दूसरे वेरिएबल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें चेंज भी तो होती है, जैसे थोड़े रहेगी ना। एवरी वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल इज डिपेंड ऑन ईच अदर। एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा दूसरा भी कम होगा। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन एवरीथिंग, दैट इज द अजम्पशन। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, जल्दी बोलो। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन एवरीथिंग एल्स। बराबर है। लॉकडाउन से बेहतरीन एग्जांपल, जैसे जैसे अनलॉक हुआ तो फिर आउटपुट बढ़ा, आउटपुट बढ़ा तो लोगों को नौकरी मिलेगी या पैसा मिलेगा, एंड देन सर्कल गोज ऑन। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर वो मिथ है। अगर नौकरी नहीं मिल रही है मगर चीजें महंगी हो रही है तो फिर वो मिथ है, फिर वो देश तरक्की नहीं कर सकता जो इंडिया में होता है ना। तो जीडीपी मिथ हो गया आपके लिए, है ना। तो अब और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज बेसिकली इसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ economics which analyze the entire economic system, not the part of system, the entire economic system. It deals with, देखो क्या लिखा है कि चीज को पढ़ना, it deals with, क्या लिखा है, चलिए पढ़ो। total employment, not the individual employment, the total employment of the country, the total employment of the citizen of this country involved in the production of goods and services in different sectors. सही है। national income, the income which is earned by the people of this country in the form of, जल्दी बोलो, in the form of रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, है ना। इसके अलावा जो इनकम होती है वो नेशनल इनकम नहीं होती, बट वो इनकम होती है। नेशनल इनकम ये चार रूप में ही आएगी, इसको हम प्रूव करेंगे आगे। इसके अलावा जो भी इनकम होगी वो इनकम होगी, बट वो नेशनल इनकम नहीं होगी। नेशनल इनकम कहाँ से आती है, जल्दी बोलो। नेशनल इनकम कहाँ से आती है? व्हेन यू इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एज ए लैंड सप्लायर, एज ए लेबर, एज प्रोवाइडिंग कैपिटल, और एज एन एंटरप्रेन्योर। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन यही है। नेशनल आउटपुट, प्रोडक्शन बढ़ रहा है देश के अंदर, हाँ हाँ हाँ, तरक्की कर रहा है देश। चाइना ने तो यही किया भैया, चाइना का तो खेल ही बढ़ गया, हम सबको बंद करके खुद चालू। और ये सब सर्कल है, फिर सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, एक सब बढ़ेंगे। अगर ये सब चीजें बढ़ने लगी तो अच्छा है, और ये सब चीजें कम होने लगी तो बहुत दिक्कत। इंडिया के साथ हुआ दिक्कत, रिसेशन में चलेगा, दुनिया के साथ दिक्कत। और जब चीजें, जब लोगों के पास पैसा आता है तो लोग ज्यादा खर्चा करते हैं तो सेविंग्स होती है, सेविंग्स होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट होती है तो फिर इन्वेस्टमेंट महंगे होते हैं, और इन्वेस्टमेंट महंगे होंगे तो जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा, चीजें महंगी होने लगेंगी। जैसे आईटी कंपनियों ने बहुत कमाया लास्ट ईयर, लैपटॉप एंड मोबाइल फोन एंड इंटरनेट, और ये और क्यों, क्योंकि डिमांड थी और लोगों को खरीदना था, तो किसी भी कीमत पर लोगों को चाहिए था, क्योंकि ऑनलाइन के अलावा कुछ चल नहीं रहा था, तो लोगों ने महंगा कर दिया, लैपटॉप महंगा कर दिया। ये पेंसिल पहले लैपटॉप के साथ आती थी, अब बोले आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, उनको समझ में आ गया जरूरत है लोग, बराबर है। तो समझ में आ रहा है कि मैं आप लोग क्या बोल रहा हूँ? पानी पी सकता हूँ मैं बीच में, तो दिक्कत तो नहीं है, आप लोग पियेंगे? हाँ, कंटिन्यू पढ़ाने की वजह से थोड़ा सा गला गीला कर सकते हैं, ओके। तो जब प्राइसेस बढ़ने लगे, अच्छी बात है, प्राइस बढ़ रहे हैं मतलब लोगों के परचेसिंग पावर है, ऐसा मानते हो। बट अगर कुछ लोगों का ही परचेसिंग पावर बढ़ रहा है जो इंडिया में होता है, तो फिर वो किस बात की तरक्की भाई?
वो तो सिर्फ महंगाई है, फिर इन्फ्लेशन है, इट इज नॉट अ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो ये जो डायग्राम बनाए थे हमने, इस डायग्राम में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब जो सर्कल है यहाँ पर एक और चीज लिख सकते हैं, प्राइस लेवल। अगर प्राइस लेवल बढ़ रहा है, हर चीज महंगी हो रही है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि लोगों के एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, ऐसा मान के चलते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो एक्चुअली मतलब हम तरक्की कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ चीजें महंगी हो रही हैं क्योंकि कुछ लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ गया और इंडिया में ऐसा बढ़ता है, फिर वो तरक्की नहीं है, फिर वो सिर्फ इन्फ्लेशन है, बूम पीरियड है, एक बबल है जो कभी भी बर्स्ट हो जाएगा। और ये सब चीजें कम हो रही है, जो लास्ट ईयर के लॉकडाउन में हुआ था, सब बंद था भाई 3-4 महीने के लिए। तो फिर चीजों के प्राइस लेवल क्या होने लगे, गिरने लगे। क्रूड ऑयल याद है, कच्चा तेल लास्ट ईयर $0, चीजें सस्ती हो गई थी भाई क्योंकि कोई खरीद रहा ही नहीं था, तो फिर प्राइस लेवल गिरने लगा। डिमांड थी नहीं, पेट्रोल डीजल कोई दिला रहा नहीं था लास्ट ईयर, तो क्रूड ऑयल की कच्ची के तेल की कीमतें नीचे हो गई थी, जीरो प्रति बैरल हो गया। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ याद करने से बेटर है कि हम समझ गए ना कि इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स, इट्स अबाउट द नेशनल्स, द टोटल्स, द एग्रीगेट of income, the output, the investment, the savings, the price level of all goods and services. When it increase, जब हर goods and services का प्राइस बढ़ने लगेगा, what we call them, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। और जब कम होने लगता है ऑटोमेटिकली सर्टेनिटी के साथ, तो उसे कहते हैं डिफ्लेशन। लंबे समय के लिए कम होने लगा, 8-10 महीने 12 महीने, तो रिसेशन। और साला बंदिश हो गया सब कुछ देश में, फैक्ट्रियां हो गई, तबाह हो गए लोग, तो डिप्रेशन। ट्रेड साइकिल तो आपको मैंने पढ़ाया था लास्ट, उसमें भी आपको याद होगा, पूरा साइकिल पढ़ाया था एक अच्छे से, है ना, याद होगा ये डायग्राम। आई होप यू रिमेंबर दिस डायग्राम। ओके, इन्फ्लेशनरी, देन हाइपर इन्फ्लेशन, या आप बोल सकते हैं बूम पीरियड, बराबर, या पीक भी कहते हैं इसको, जो कभी कभी आता है किसी भी देश में। तो यहाँ डिफ्लेशन होता है, यहाँ रिसेशन होता है, यहाँ डिप्रेशन होता है, यहाँ से रिकवरी होती है। फिर यहाँ पर आप समझ रहे, इन्फ्लेशन को हम एक्सपांशन भी कहते हैं। अगर इकोनॉमी एक्चुअली एक्सपांड हो रही है तो अच्छी बात है, बट सिर्फ चीजों के दाम बढ़ रहे हैं बिकॉज कुछ लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ा, तो फिर वो कुछ समय का बूम पीरियड होता है, अब इसको बबल भी कह सकते हैं। फिर ऐसी तरक्की किस काम की? तो प्राइस लेवल कई बार धोखा भी देता है। चीजें महंगे होना हर वक्त ये नहीं होता कि देश तरक्की कर रहा है या लोगों के पास पैसा आ रहा है। जब लोगों की एक्चुअल इनकम बढ़ेगी ना, कि भाई मैं पहले 10 कमाता था, मैं 20 कमा रहा हूँ, वो तरक्की होती है। बट अब कोई साबुन पहले 20 रुपए का था, 40 रुपए का हो रहा है, बट मैं अभी भी 10 कमा रहा हूँ, तो ये तरक्की कहाँ हुई? ये तो सिर्फ महंगाई हुई, बेवफाई हुई, बराबर है कि नहीं? इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? लिख लो अपनी कॉपी में, एक्सपेक्टेड टोटल वेरिएबल। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट टोटल आउटपुट विल डिक्रीज अगर लॉकडाउन लगा, और लग सकता है, क्योंकि वो कैसे एक्सपेक्ट किया हमने? क्योंकि लास्ट ऑब्जर्वेशन में देखा कि लॉकडाउन लगने पर प्रोडक्शन एक्टिविटी में फर्क पड़ जाता है और आउटपुट कम होगा, तो फिर साइकिल चलेगी, बराबर है। डेफिनेशन पढ़ लेते, डेफिनेशन क्या बोलते हैं, जेल एंसन साहब क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ दैट इकोनॉमिक्स कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स। बड़े बड़े वेरिएबल का एक रिलेशनशिप है, और सब वेरिएबल क्या है, एक दूसरे पे जल्दी बोलो, डिपेंड है, जो मैंने डायग्राम बनाया। देखो लाइन से लिखा भी है, एम्प्लॉयमेंट आएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो सेविंग आएगी, सेविंग आएगी तो इन्वेस्टमेंट होगा, गोज ऑन। इजी डेफिनेशन है। और शपीरो जी क्या कहते हैं, प्रोफेसर कार्ल शपीरो, मैक्रो इकोनॉमिक डील विद द फंक्शन ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। पूरे इकोनॉमिक सिस्टम की स्टडी करता है, नॉट द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। गवर्नमेंट ने लास्ट जो लॉकडाउन लगा था, लास्ट ईयर का लॉकडाउन वाज वेरी टफ, है ना, वेरी वेरी कंप्लायंस था, लोग फॉलो कर रहे थे, डर था बहुत ज्यादा, डर निकल गया। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि भाई आरबीआई के साथ मिलकर हम लोगों से ईएमआई नहीं लेंगे, है ना, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, लोगों के पास पैसा नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न या इनकम टैक्स की डेट्स आगे बढ़ गई थी। व्हाई? व्हाट वाज ए मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन फॉर होल नेशन। हो सकता है कई लोग देने की स्थिति में भी हो, पैसा था लोगों के पास, बट बहुत सारे लोग देने की स्थिति में नहीं थे। व्हाई? बिकॉज लॉकडाउन हुआ तो पैसा नहीं था, सेविंग्स नहीं थी, या जहाँ इन्वेस्टमेंट होगा वहाँ फंस गया होगा पैसा। तो समझ में आ गया कि अगर हम लोगों से भी ईएमआई ले लेंगे, बैंकों को बोला भी ईएमआई मत लो, 3 महीने का एक्सटेंशन दे दो, जब जून जुलाई में चीजें खुलेंगी, जब लोगों के पास पैसा आएगा तब दे। इट वॉज ए मैक्रो इकोनॉमिक। नोटबंदी, इट वॉज ए ब्लेंडर, ना, आपने 80% नोट सर्कुलेशन को मार्केट से गायब कर दिया, आपको लगा कि बहुत कुछ बढ़िया हो जाएगा, बट आपने तो बहुत सारे लोगों को फकीड्डा बना दिया 50 रुपये, बराबर है। और आपने जो बड़े नोट लाए थे वो तो अब गायब हो गए, तो उसके बहुत सारे इश्यूज थे, बराबर है कि नहीं? 2000 का नोट गायब हो गया मार्केट से, इलेक्शन के बाद ही गायब हो गया था, है ना। किसी को 100 रुपये थे, 2000 फर्क होता है दोनों में। तो आपके जो नोटबंदी के मोटिव थे वो पूरे नहीं हो पाए।
बहुत सारी एक्टिविटीज अभी भी चल रही हैं, लोगों के नकली नोट अभी भी है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे बुरे डिसीजन दोनों होते हैं ना। एक बुरा डिसीजन था, बोलना चाहिए कोई चीज बुरी, वॉज ए ब्लंडर, कि आपने नोटबंदी उन नोटों की जिनका सर्कुलेशन 80% था। अभी भी नकली नोट है, अभी भी जो चल रहा है चलेगा, लोगों ने तो नोट बेचा है। मैक्रो इकोनॉमिक लाइन में लगे थे लोग, उसका इम्पैक्ट मैक्रो इकोनॉमिक था, माइक्रो नहीं था। पूरे देश को लाइन में लगना पड़ा, कि नहीं पड़ा, अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहे थे आप, तो क्या हो गया था, बैंकों में पैसा फंस गया था, एटीएम में खांचा तक नहीं है 2000 के नोट के लिए, बराबर है, नए नोटों के लिए खांचा नहीं था। खैर ठीक है, अपना डिसीजन होता है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी अपनी सोच है, और आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे सामने रख सकते हैं, तो कभी लगेगा, बट सच मेरा ही है। ठीक है मस्ती कर रहा हूँ। तो वही एक मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन था, लोगों का पैसा 2000 निकाल सकते थे आप, बस लिमिट 2000 3000 4000 ऐसे एक्सटेंड हो रही है। फिर लोग जब पैसे नहीं निकाल पा रहे तो लोग खर्च कहाँ से करेंगे, इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, है ना, खर्च ही नहीं कर पा रहे थे, धंधे रुक गए थे, लोगों की शादियां रुक गई थी, क्योंकि लिमिट आ गई थी ना, इतना ही पैसा निकाल सकते हो, है ना। इट वाज अ मैक्रो इकोनॉमिक ब्लंडर। समझ में आया? अभी जो आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते थे, पार्ट ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, वैसे हम मैक्रो इकोनॉमिक में क्या पढ़ेंगे, द होल इकोनॉमिक सिस्टम एंड देयर इक्विलिब्रियम इज, व्हाट इज देयर इक्विलिब्रियम, व्हेन एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन एवरीथिंग एल्स, व्हेन एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन एवरीथिंग एल्स, हर फैक्टर एक दूसरे पे क्या बेस्ड है। कैसे पता चला, ऑब्जर्वेशन से, पढ़ा चुका हूँ, देखो कितना काम आते हैं बेसिक वीडियो। अब जैसे देखो, आज आरबीआई ने जो डिसीजन लिया कि भैया हम इंटरेस्ट रेट को, जिसको अब रेपो रेट भी कहते हैं, मैं बाद में इसको डिटेल में बताऊंगा, इसको हम कम ही रखेंगे, 3.75, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इतना है या इससे कम, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे हम बैंकों से, तो बैंक भी लोगों से कम इंटरेस्ट लेगा, आरबीआई बैंक से लेता है, आरबीआई ने डिसाइड किया, डिटेल में बता रहा हूँ भाई, प्यार मोहब्बत से देखना समझना। क्यों किया, क्योंकि उनको लगा लोगों के पास अभी उतना पैसा नहीं है, और लोगों के पास पैसा बचना चाहिए। देखो क्या होगा, जब लोगों के पास में एक्चुअल इनकम बचेगी, रियल इनकम, जेब में पैसा होगा, तो यही पैसा फिर दो भाग में जाएगा, कुछ पैसे को आप कंज्यूम करोगे, कुछ पैसे को आप सेव करके इन्वेस्टमेंट में लगाओ, बराबर है कि नहीं बराबर है। दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट है, या तो आपने बिजनेस में लगाया या बिजनेस के इन्वेस्टमेंट में लगाया, शेयर खरीद लिए, उसके डिबेंचर्स खरीद लिए, बराबर है ना। अब इन्वेस्टमेंट होगा तो साइकिल चलेगी, टोटल प्रोडक्शन होगा, टोटल एम्प्लॉयमेंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्ट, है ना, एम्प्लॉयमेंट आएगा तो टोटल इनकम आएगी, इनकम आएगी तो फिर क्या होगा, फिर कंजम्पशन, फिर सेविंग, फिर ऐसे साइकिल चलते हैं। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन एवरीथिंग एल्स। तो रेपो रेट कम क्यों है, कि लोग ज्यादा पैसा बैंकों से लेके इन्वेस्ट करें, या तो कंज्यूमर गुड्स पे करे, अच्छी सामान खरीदे घर के लिए, या कैपिटल गुड्स पे करे, बिजनेस पे करे, लैंड बिल्डिंग पे लगाए, फैक्ट्री पे लगाए। मन में आया मैंने क्या बताया आपको, दैट इज द रीजन, इट वाज अ माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन बाय द आरबीआई। ओके, इतना ही है मेरे ख्याल से रेपो रेट, जहाँ तक 3.5 या 3.75 समथिंग, कम ही है ना। ठीक है जी, तो ये बेसिक वीडियो है, बेसिक क्या, इतना इंपॉर्टेंट वीडियो, इससे इंपॉर्टेंट वीडियो क्या हो सकता है। इसमें इतनी चीजें कवर हो गई हैं कि आपके पूरे फीचर्स कवर हो जाएंगे, आपको मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम समझने में आसानी। ठीक है, तो फिनिश करते हैं लेक्चर को। आई होप आप लोगों को चीजें समझ रही होंगी, और प्लीज उसको रिलेट करके पढ़ें, समझ के पढ़ें, एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ रहे हैं हम लोग, विदाउट एग्जाम्पल्स नहीं। ठीक है बच्चों, चलो टेक केयर, ध्यान रखो अपना, और रेगुलरली पढ़ो। ध्यान रखो मेरी एक बात ध्यान रखना प्लीज, डोंट स्किप दिस, पढ़ लीजिए, मौका है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छी जगह भी जाएंगे, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएगा। बिजनेस भी करना होगा तो पढ़ा लिखा आदमी अगर बिजनेस में जाएगा तो एक उसका मैनरिज्म दिखता है, वो आपको बहुत काम आएगा, है ना। और आप तो अपने बच्चों को ये भी नहीं बोल पाएंगे कि बेटा हमारे पास पैसे नहीं थे, तो पैसे है आपके पास पढ़ने के लिए, बराबर है कि नहीं बराबर है, नहीं होता ना, नहीं तो पुराने जमाने के लोग बोलते रहे बेटा बहुत हालत बुरी थी तो हम नहीं पढ़ पाए, क्योंकि एक्चुअली ये चीज़ें खराब थी, आप तो वो भी नहीं बोल पाएंगे, वो वाली चीज़ भी आपके पेरेंट्स ने आपसे छीन ली, सब कुछ दे के आप फैसिलिटीज, तो पढ़ लो, काम आएगा। ठीक है, चलो बाय, टाटा, टेक केयर।